हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था लेकिन मैंने बताया नहीं था। एक ये सरप्राइज़ क्लास है जो अभी तक हमारे एनटीपीसी की जितनी भी 15 शिफ्ट हुई हैं, सबको हमने एनालिसिस किया है ना। एनालाइज़ करने के बाद जो है, मैंने एक टॉप 100 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकती है जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए इस क्लास को डिज़ाइन किया है। तो जितना आपने सिलेबस पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके हैं ना, आपने सिलेबस अपना पढ़ लिया। उसके बाद अब अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ करना है जीके से रिलेटेड, तो आप बस इतना करके जाइए, ये जो मेरी टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास है इसको कर लीजिए, और बाकी जो भी हमने शिफ्टों का एनालिसिस कराया है आप उनको एक बार देख लीजिए बस। इससे ज़्यादा जीके में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उतना टाइम आपके पास है भी नहीं कि आप कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कर पाएँ। अगर आपके पास टाइम है तो इस क्लास को देखिए, और अगर आपको मतलब लगता है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ और प्रोडक्टिव कर सकता हूँ मैथ में या रीजनिंग में, तो आप उसको भी कर सकते हैं ना। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखनी है। लेकिन हाँ, अगर आपको जीके में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है या जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे कम परिचित हैं, तो इस क्लास को ज़रूर देखिए आप। तो मैं ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो और जो बेहतर जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप ऐसे ही हमें मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा आपने पिछली 2 वीडियो में किया है, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये सारे एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन बनाए गए हैं। कुछ भी जो क्वेश्चन है मैंने खुद से नहीं, ऐसा नहीं है अपने पास से कर दिया, सब एनालिसिस करके है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेकार का नहीं डाला। सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, उसी के जो है लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है, और उसी की तरह क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, वही हमने यहाँ पर रखे हैं। तो क्वेश्चन का जो है करने का फॉर्मेट हमारा इस तरीके से रहेगा। पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फिर उसके जो है 4 विकल्प दिखाई देंगे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो आपको मैं पहले आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको उसका आंसर कमेंट में करना है। उसके बाद जो भी आपने आंसर कमेंट में किया है या खुद भी सोचा है, उसको जो है अपना सोचे रहना है, फिर मैं आंसर आपको दिखाऊंगा। और फिर हम ऐसे ही क्लास को पूरा आगे तक चलाते रहेंगे, और हम अपनी ये क्लास इसी तरीके से पूरी करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंग वॉर। तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसका एक और ऑप्शन नीचे है। अब बताइए, आंसर कीजिए। मैं ज़्यादा देर क्लास को नहीं रोकूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो आप जो है वीडियो को रोक के भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो कौन से में मिलते हैं ये, इसका आंसर होगा हमारा ये 10th होगा, 11th होगा, या 12th, या 13 रोक एडिक्ट, ये होगा हमारा 13 इसका आंसर। इसके बारे में देखो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं इस तरीके से। जो हमारा 10th रोक एडिक्ट है उसमें क्या मिलता है हमें, ख्याति और गौरव की इच्छा की निंदा करना, ये हमें 10th रोक एडिक्ट में मिलना। देखो हम एक हमारा पहला वाला रोक जो हमारे 14 रोक एडिक्ट है उसमें से एक पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये 13 वाला, और एक और है 7th वाला, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 11th में मिलता है एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ धम्मा, यह धम्म की नीति को, यह धम्म की नीति की व्याख्या करता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला। जो हमें 12th में देखने को मिलता है, जो हमारा 12th रोक एडिक्ट है उसमें मिलता है अपील फॉर रिलीजियस टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट, तो सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की अपील करना, है ना। और जो हमारा 13 है उसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है। अभी ये 14 रोक एडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि 14 कहीं पत्थर मिले थे, ये था कि जो हमारी लाइन्स लिखी मिली थी ना वो 14 थी, उनको बोला जाता है हमारा 14 पिलर एडिक्ट, क्योंकि ये पिलर्स में देखने को हमें मिली थी, मतलब रोक में देखने को मिली थी 14 लाइन्स लिखी हुई। तो पहली लाइन्स में उस तरीके से था, और दूसरी लाइन में 13 में हमारा 13 लाइन में लिखा हुआ था कलिंग वॉर के बारे में। उसके बाद कलिंग वॉर वॉज फोर्ट इन 261 BC, जो हमारा कलिंग का युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है। बताइए, करिए इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में। चलिए मैं अब बता दूँ, ट्रोपोस्फेयर होगा इसका आंसर, या स्ट्रेटोस्फेयर होगा, या फिर मीजोस्फेयर होगा, या फिर आयनोस्फेयर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या आयनन मंडल। इसका आंसर होगा हमारा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बारे में देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। जो अगर कुछ भी क्वेश्चन इससे बनता है तो आप उस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना करें। आप कंफर्टेबल अपनी पोजीशन में हो कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है, मैं सारे क्वेश्चन इससे जो भी बनेंगे कर दूंगा। तो ये ट्रोपो स्पेयर हमारा क्या होता है, लेयर्स वेयर और बैदल जो वेदर चेंजेस ओकर्स। जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, रुको।
जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, उसके बाद एक ये लेयर्स है वायुमंडल की, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर इस तरीके से लेयर्स है। तो ये सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला ये हमारा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर, और सबसे बाहर होता है हमारा कौन सा होता है सबसे बाहर, बताओ, आयनोस्फीयर, और उसके बाद होता है एक और होता है एक्सोस्फीयर बोलते हैं शायद उसको। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ये यहाँ पे पाया जाता है। अब स्ट्रेटोस्फीयर में होता क्या है, जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं हैं वो सारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। जितने भी क्या मैंने बोल दिया, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है हमारे वायुयान वगैरह उड़ते हैं, और जो मौसमी घटनाएं हैं वो होती हैं हमारी इसमें, ये सबसे नीचे वाला जो है ट्रोपोस्फीयर इसमें, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल वगैरह भी नहीं हो, मतलब वायुमंडल है नहीं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहाँ पे सारे प्लेन वगैरह ये सब उड़ते हैं हमारे जितने भी होते हैं, इसीलिए ओजोन लेयर भी कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके बाद देखते हैं ट्रोपोस्फीयर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे ऑल वेदर फॉर्म जो फिनोमिना है वो वहाँ पे अकर होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में कंटेन ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेस। और उसके बाद मीजोस्फीयर होता है कोल्डेस्ट लेयर वेयर मीटियोर्स बैन। यहाँ पे जितने भी मीटियोर्स हमारे आते हैं या उल्का पिंड आते हैं वो किस लेयर में आके जल जाते हैं, मीजोस्फीयर में। यह हमारी सबसे ठंडी परत भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और एक और यहाँ पे आयनोस्फीयर के बारे में लिख रखा है, लेयर्स दैट हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है तो आयंस पाए जाते हैं, जितने भी हमारे गैसें कंडेंस वगैरह हो जाती हैं तो उनके आयंस पाए जाते हैं आयनोस्फीयर्स में। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ वर्ल्ड ओजोन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है September 16 को। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, बताओ। क्या आंसर होगा इसका, सुकुमार सेन, के सुंदरम, या TN शेषान, या फिर सुनील अरोरा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये थे हमारे सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम, सुकुमार सेन तो हमारे लिखा हुआ है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 1952 टू 1958 तक थे। उसके बाद के सुंदरम, ये थे हमारे सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद TN जो शेषान है वो थे नोन एज अ स्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म, या सख्त चुनावी सुधारों के लिए इन्हें जाना जाता है। सुनील अरोरा कौन थे, सर्व एज ए 23rd CEC या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमारे 23वें कौन थे, सुनील अरोरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले नेशनल जो वोटर्स डे है हमारा वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है January 25 को, है ना, नेशनल वोटर्स डे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी वो वेलोसिटी या जो वो गति क्या होगी जिससे अगर कोई चीज़ तुम पृथ्वी से फेंकोगे तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आपने अगर उस रफ्तार से कोई भी चीज़ फेंकी तो वो लौट के कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी, उसके जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसको पार करके निकल जाएगी। तो वो क्या वेलोसिटी है, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड है या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर पहले लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको 11.2। अगर आप इतनी गति से कोई भी चीज़ पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो कभी भी लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो जो 9.1 मीटर पर सेकेंड है ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो है, उसकी जो गति है वो ये दे रखी है। 11.2 वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब ये देखते हैं 2.4 किलोमीटर, ये क्या है, स्केप वेलोसिटी ऑन द मून। अगर मून पर आप इस रफ्तार से कोई चीज़ फेंकते हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से तो वो कभी भी लौट के चंद्रमा पर नहीं आएगी। और ये क्या है 4.21 किलोमीटर पर सेकेंड। सोलर सिस्टम स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट से अगर आप कोई चीज़ इतनी रफ्तार से फेंकोगे तो फिर वो सोलर सिस्टम को ही पार करके निकल जाएगी। वो तो सिर्फ अर्थ को पार कर रही थी, अर्थ पर लौट के नहीं आएगी, लेकिन ये अगर इतनी रफ्तार से आपने फेंका 4.2.1 से या मतलब 42.1 से तो फिर वो लौट के कभी सौरमंडल में भी नहीं आएगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी और लिखी हुई है थोड़ी सी। इसका कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। ये सूत्र होता है स्क्वायर रूट के अंदर होता है हमारा 2GR, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर होता है हमारा 2GR, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे PE बराबर 2GR। ये होता है हमारा किसका, वेलोसिटी का सूत्र। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आंसर दिख गया पहले। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सही है। कभी कभी थोड़ा पढ़ने में ना इधर उधर हो जाती है चीज़ें, तो थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि हमारा भी अभी शुरू है तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन सब चीज़ों का। बट कंटेंट में कोई भी हम कमी करते नहीं हैं, थोड़ा सा इधर उधर बोलने में हो जाता है कभी कभी, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
हम सुधार कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो कौन सा होगा हमारा, बताओ इसका आंसर कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर। क्या इसका आंसर है आर्टिकल 14 होगा, या फिर आर्टिकल 15 होगा, या आर्टिकल 17, या फिर आर्टिकल 18। तो इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 17। अब देखते हैं सारे ऑप्शन को, जो भी सबके बारे में, वो किस किस चीज़ से संबंधित है। आर्टिकल हमारा 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, कोई भी उनमें असमानता नहीं है। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या भेदभाव का निषेध, किसी को भी उसके जो है सेक्स, कास्ट या बर्थ रेस के आधार पर हम जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 ऊपर देख लिया। आर्टिकल 18 जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, तो कोई भी इंसान जो है टाइटल नहीं रख सकता, या तो वो अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरेट की डिग्री अपनी या टाइटल लगा सकता है, जबकि जो पैसे पहले नहीं होते थे ऐसे, किसी को सरदार का टाइटल दे दिया, या किसी को राजा का या महाराजा धीराज का, इस तरीके के टाइटल, या सुल्तान का, वो सब टाइटल आप नहीं लगा सकते। ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 18। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कौन से पार्ट में है, आर्टिकल वो पार्ट नंबर 3 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गुरु के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, बताओ इसका आंसर। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर लियो टोल्स्टॉय थे, या दादा भाई नेहरू थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे। आध्यात्मिक गुरु, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करना, पॉलिटिकल नहीं पूछा इन्होंने, कौन सा स्पिरिचुअल गुरु को थे, वो कौन थे बताओ। इसका आंसर होगा हमारा लियो टोल्स्टॉय। क्या आंसर होगा इसका, लियो टोल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले इसमें पहले ही ऑप्शन लिख के देगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो, क्योंकि हमको ज़्यादातर उन्हीं के बारे में पता होता है, वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनके भी और जिन्ना के भी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन देखो इसमें हर ऑप्शन की। गोपाल कृष्ण गोखले थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी और जिन्ना के भी साथ साथ। लियो जो टोल्स्टॉय थे ये स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ऑफ गांधी इज नॉन वायलेंस, गांधी के जो अहिंसा के आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे, लियो टोल्स्टॉय थे। दादा भाई नेहरू नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक किताब और लिखी थी, उसका जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे, है ना, वो आप बताएंगे कमेंट में। उसके बाद देखो दादा भाई नेहरू हुए, पूरा टॉपिक हम इनके ऊपर भी कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट इनसे बन सकते हैं, लेकिन इस क्लास को इतनी लंबी नहीं करेंगे हम, जैसे जैसे इनके बारे में चीज़ें आती जाएंगी उसी टाइम हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी जो है सिर्फ पॉलिटिकल, उनके जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल गुरु के बारे में बात चली है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन आ गया तो इतना हमने डिस्कस कर लिया कि इनसे अगर कोई मेन फैक्ट बनेगा तो वहाँ से और डिटेल में आगे हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी, तो महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गांधी रोड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, काफ़ी फेमस बुक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऑप्शन, हाँ बस। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, दामोदर, कोसी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर होगा हमारा कोसी नदी। कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। देखते हैं दामोदर नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारा दामोदर को। तो कोसी जो है चेंज इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली कॉजिंग फ्लड इन बिहार, मैंने बोला ना बिहार में जो है फ्लड लेके आती है कौन सी, कोसी नदी। उसके बाद महानदी जो है इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ उड़ीसा, तो ये उड़ीसा की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद करते हैं ब्रह्मपुत्र की, नोन एज सोरो ऑफ असम, तो इसको असम का शोक कहा जाता है। अब देखो इन नदियों के बारे में भी एक एक टॉपिक एक बिल्कुल एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो शोक वाले जहाँ का जिसको सोरो कहा जाता है उससे रिलेटेड फैक्ट। इन नदी को जहाँ जहाँ का सोरो भी कहा जाता है वो सारे फैक्ट हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। अब जो है कोसी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत नेपाल से। उसके बाद क्वेश्चन है हु प्रेसाइडेड ओवर द सूरत सेशन 1907 ऑफ आईएनसी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी हमारी उसका जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, राज बिहारी घोष, दादा भाई नेहरू जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय। तो सूरत में हमारा सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राज बिहारी घोष। एक राज बिहारी बोस भी थे, उससे कन्फ्यूजन इनको मत करना, ये अलग है वो अलग है ना, अलग हैं हमको, हम आपके साथ मत मिलाइए, हम अलग हैं। चलो राज बिहारी घोष, इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था उस टाइम पे जो सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया था वो थे लाल बिहारी
वो रास बिहारी घोष। उसके बाद दादा भाई नेहरू जी। देखो एक फैक्ट हमने वहाँ पे पढ़ लिया, इनके बारे में एक फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द 1906 कलकत्ता सेशन। तो जो 1906 में कलकत्ता का सेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। कलकत्ता के सेशन अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे ना किसने प्रेसाइड किए थे, तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो कलकत्ता के ज़्यादातर सेशन जो है प्रेसाइड इन्होंने किए हैं। एक एक मुश्किल से एक या दो अपवाद होंगे, एक अपवाद होगा, बाकी मुझे 3 का तो पता है कि 3 सेशन इन्होंने प्रेसाइड किए थे कलकत्ता वाले, दादा भाई नेहरू जी ने। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो इनको जो गरम दल था, गरम दल का जो है नेता इनको कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को एक वेलिंगटन चिरोल नाम का व्यक्ति था, उन्होंने क्या बोला था बताइए? उन्होंने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, है ना। तो जो भारत में अनरेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं मुझे, लेकिन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वेलिंगटन चिरोल ने इनको, बाल गंगाधर तिलक को। और लाला लाजपत राय जो है नोन है शेर पंजाब। शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? वो लाला लाजपत राय को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। इन दिस सेशन जो है कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जो हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था वो इसीलिए ज़्यादा जाना जाता है कि यहाँ पर जो हमारा गरम दल और नरम दल जो है अलग हो गए थे, इसी के लिए इस वाले सेशन को जाना जाता। तो व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है या 7.4 होता है या फिर 8.4 होता है या फिर 5.4 होता है? अगर आपको ये पता होगा जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा 7.4। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है वो थोड़ा सा बेसिक साइड होता है, इसलिए जो 7 से बड़ी वैल्यू होती है पीएच स्केल पे, पीएच हमारी स्केल है, अगर 7 से बड़ी है तो बेसिक है और 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक है, और अगर यहाँ पे बिल्कुल 7 है तो फिर वो न्यूट्रल है ना। ना वो एसिड है ना बेस है, वो है न्यूट्रल हमारी वैल्यू, उदासीन वैल्यू। देखते हैं बाकी और ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। जो 6.4 ऑप्शन में दे रखा था वो पीएच होता है फ्रेश मिल्क का। जो हमारा फ्रेश मिल्क है उसका पीएच हमारा 6.4 और 7.4 ह्यूमन ब्लड का स्लाइटली एल्कलाइन, मैंने बता दिया ये है ना। 8.4 जो होता है वो पीएच होता है सी लेवल वाटर का। जो सी पे मतलब जो हमारा समुद्री पानी होता है उसका जो पीएच लेवल होता है कितना? 8.4। और जो 5.4 में दे रखा था ऑप्शन में वो है एसिडिक रेंज या एसिडिक रेंज। हाँ मतलब कहने का ये क्या ऑप्शन लिखना जा रहा है, अगर 5.4 की वैल्यू है तो वो होगी हमारी एसिडिक, है ना, ये कहना चाह रहा होगा ये, या फिर एसिडिक रेन होगा इसका, जो एसिडिक रेन होती है हमारी अम्ल वर्षा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पीएच है जो 7 है वो किसका है? जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच होता है कितना होता है? 7 होता है ना, इसलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है हमारा। शुद्ध जल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका तो सबको पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका आंसर होता है। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये सबसे पहली हमारी एंटीबायोटिक थी। तो खोज कब की थी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928। तो 1928 में इन्होंने खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? डेवलप्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो जो हमारी चेचक के जो टीके होते हैं वो किसने डेवलप किए थे? वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद लुइस पास्चर ने क्या किया था? इन्होंने किया था रेबीज का जो हमारा वैक्सीन होती है रेबीज की, वो डिस्कवर करी थी लुइस पास्चर ने। और जोनास साल्क ने वो क्या था? पोलियो का, पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसको जोनास साल्क ने। इसको आप याद रखेंगे, शायद से इनसे क्वेश्चन बनेगा अगली शिफ्ट में। उसके बाद पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, मैंने पहले बता दिया। तो विच आर्टिकल प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो कौन सा आर्टिकल जो है वो आपको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी प्रोवाइड करता है? बताओ, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51? तो ये क्वेश्चन भी हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। ये करता है हमारा आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है आर्टिकल 44 में। और बाकी जो और आर्टिकल दे रखे हैं उनमें क्या क्या दे रखा है वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता हमारा आर्टिकल 40। और उसके बाद आर्टिकल 44 हमने कर ही लिया। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके के चलने हैं। अगर आप डिमांड करोगे और आप अगर कमेंट में बताओगे मुझे, तो मैं करंट अफेयर्स की भी टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर सुबह अपलोड, सुबह तो नहीं कल इस टाइम तक आपको दे दूंगा, जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। अगर कमेंट करके बताइएगा अगर वो क्लास भी आपको चाहिए तो। आगे देखते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन ये है, जो हमारा
गोवा था वो पहला स्टेट बना था टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा जो है समान नागरिकता संहिता वाला पहला राज्य है। उसके बाद विच सोइल इज बेस्ट सूटेबल या सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो हमारा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? एलुवियल सोयल, रेड सोयल, ब्लैक सोयल या फिर लेटेराइट सोयल? बताइए कौन सी मिट्टी, बताइए। कपास की खेती के लिए जो हमारी मिट्टी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा है बेस्ट है ब्लैक सोयल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। एलुवियल सोयल जो होती है हमारी मोस्ट फर्टाइल फाउंडेड इन नदर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये मिट्टी कौन सी है? या पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है एलुवियल सोयल ही है, जिसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये जो है सबसे उपजाऊ और उत्तर भारत में ज़्यादातर पाई जाती है। और रेड सॉइल कौन सी होती है? ये रिच इन आयरन होती है। फिर गुड फॉर पल्सेस, यह दालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। कौन सी हमारी? रेड सॉइल। और ब्लैक सॉइल मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं? इसको रेगुर भी कहते हैं, हाई वाटर रिटेंशन। इसमें एक ब्लैक सॉइल का गुड भी होता है कि यह अपने आप ना अगर जैसे सूखा पड़ता है तो ये क्रैक डेवलप कर लेती है। यह सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती है। एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि स्वतः जुताई वाली विशेषताएं किस मिट्टी में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती है हमारी ब्लैक सॉइल में, है ना। अगर इसमें मॉइस्चर इसको रिटेन करना है तो ये मिट्टी बिल्कुल ऊपर से बंद हो जाएगी। अगर इसको मॉइस्चर जो है बाहर निकालना है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, वो ब्लैक सॉइल में। उसके बाद लेटेराइट सॉइल जो है ये गुड होती है फॉर कैश्यू नट्स एंड टी। काजू और चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट सॉइल। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। जो हमारा दक्कन का पठार है, ये डेक्कन ट्रैप है गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये वहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हु इज़ द नोन एज द फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है हमारा सबसे पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर मोनाल जो मौलाना आज़ाद थे वो, या फिर शेख अब्दुल्ला, या सी राजगोपालाचारी। इसको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, ये कहा जाता है हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको एक और नाम से जाना जाता है, बताइए। उसके बाद डिस्कस करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने जो है फाउंड किया था क्या? खुदाई खिदमतगार। और जो मौलाना हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो थे, इनको जाना जाता है नॉन एज ए शेर कश्मीर। तो शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? अब्दुल्ला शेख को या शेख अब्दुल्ला को। जो सी राजगोपालाचारी थे, इनको क्या कहा जाता है? नॉन एज राजा जी। और जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। तो ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले नॉन इंडियन भी थे। कौन कौन थे? किसकी बात कर रहे थे हम अभी? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बताओ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, या यूनिफॉर्म रेडियो लिंक? करिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो। यूनिक एड्रेस यूज टू फाइंड अ रिसोर्स ऑन वेब। अगर हमें किसी भी वेबसाइट पे कोई वेब पेज या कोई भी जानकारी देखनी है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, जो किस तरीके से होता है? HTTP, है ना, एस और / www.google.com, इस तरीके से करके होता है। वो उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको यूआरएल भी बोलते हैं। तो टीम बर्नर्स ली ने इन्वेंटेड किया था यूआरएल। किसने इन्वेंट किया था? टीम बर्नर्स ली ने। कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनने हैं हर शिफ्ट में, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी सारे ऐड किए हैं इसमें, तो आप उनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, सबको अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं और ध्यान देना है इनमें। अगला क्वेश्चन है, विच प्लानट इज़ नोन एज रेड प्लानट? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किसको? वीनस को, मार्स को, जुपिटर को, या फिर सैटर्न को? यानी शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को, या फिर शनि को? बताओ किसे कहा जाता है रेड प्लानट? तो लोग इसका आंसर लगाएंगे शुक्र, जो कि गलत है। रेड प्लानट कहा जाता है किसको? मार्स को। अब मार्स को क्यों कहा जाता है रेड प्लैनेट, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बताओ क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे प्रेजेंस है हमारी किसकी? आयरन ऑक्साइड की। अब देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी है। वीनस जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट है, जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, या सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ की जो है ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको? वीनस को। उसके बाद मार्स है, अपीयर्स रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये हमें रेड देखने को मिलता है। और जुपिटर जो है वो क्या है? वो हमारा है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा कौन सा? जुपिटर। और सैटर्न किसके लिए फेमस है? ये फेमस है, तो सैटर्न की हम बात कर रहे थे। सैटर्न जो फेमस था हमारा किसके लिए? इट्स ब्यूटीफुल रिंग। सैटर्न के चारों ओर पास हमें रिंग देखने को मिलती है। रिंग हमें जुपिटर के तरफ मतलब चारों तरफ भी देखने को मिलती है, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती। जो सैटर्न है उसकी ज़्यादा रिंग विजिबल होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि मार्स जो है जिसके पास 2 मून्स हैं, जिसका एक का नाम है फोबोस एंड डीमोस। तो जो मंगल पे है हमें 2 चंद्रमा पाए जाते हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का डीमोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो है खोज किसने की थी? बताओ, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? किसने? राजा राम मोहन रॉय या आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? बताओ, प्रार्थना समाज की जो हमारी खोज की थी वो की थी किसने? हाँ, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मो समाज की। तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। इनको जो है राजा का टाइटल किसने दिया था? तो इनको राजा का टाइटल दिया था अकबर दी सेकंड ने। जो मुगल हमारा शासक था अकबर दी सेकंड, उसने इनको राजा का टाइटल दिया था। उसके बाद बात करते हैं आत्माराम पांडुरंग, फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन 1867 में। दयानंद सरस्वती ने फाउंडेड आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो बताना क्या था? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। तो ये जो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी, ये किसके लिए की थी? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, है ना, शायद रामकृष्ण परमहंस ही उनका नाम था। उनके लिए इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। और इट वॉज फाउंडेड इन मुंबई। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। किसकी किसकी स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की हुई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। तो स्टेट में किसी भी राज्य में जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है उसके साथ कौन सा आर्टिकल हमारा डील करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368? सबसे पहले तो इसमें से आप आर्टिकल 368 को हटाओ, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। इसका लेना देना किससे है? बताओ किससे है? इसका लेना देना है अमेंडमेंट से, है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर 352 नहीं 356, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 356। अब बात करते हैं एक एक करके इन सारे आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। जो 352 है ये हमारा बात करता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है बताना कमेंट करके। उसके बाद जो 356 है वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी इसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करता है। और 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी लगती है उसके बारे में बात करता है। और 368 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा डिटेल। जो प्रेसिडेंट रूल था फर्स्ट इम्पोज इन पंजाब 1951। और आप एक और क्वेश्चन को आंसर कमेंट में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन है वो किस राज्य में लगा है, बताना कमेंट करके। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? अब एनटीपीसी का रिव्यू आप सोच रहे होंगे एनटीपीसी की जो शिफ्ट का एनालिसिस चला था वो क्यों नहीं आया। तो आज जो है एनटीपीसी का शायद फर्स्ट शिफ्ट के बाद एग्जाम हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उसके बाद बच्चों ने बताया कि एनटीपीसी का आज एग्ज़ाम नहीं था, तो कोई भी रिव्यू की वीडियो नहीं आई है। इसलिए मैंने आज ये वाली क्लास प्लान की थी, तो ये वाली क्लास आपको मिल रही है। नहीं तो अगर पेपर हुआ होता तो आपके पास क्लास ज़रूर आती, वो सारे एनालिसिस हम करते। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी? नाइट्रोजन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ये भरी जाती है आर्गन हमारी। देखते हैं एक्स्ट्रा डिटेल इनके बारे में। नाइट्रोजन जो है यूज़ की जाती है किसमें? फूड पैकेजिंग में। तो आप जो देखते हैं चिप्स का पैकेट फूला हुआ सा होता है, आप कहते हो कि 5 रुपये के चिप्स में 5 चिप्स हैं, बाकी सारी हवा हवा के पैसे हैं। तो वो हवा इसलिए भरी जाती है कि हमारा जो वो चिप्स वगैरह सड़े वगैरह ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती है ना। तो काफ़ी समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन भरते हैं उसमें। आर्गन जो है ये इनर्ट गैस है दैट प्रिवेंट्स फिलामेंट ऑक्सीडेशन। ये जो है हमारी एक्रिय गैस है और ये जो फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से रोकती है। ऑक्सीजन जो है वो तो पता ही है एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग है, इसके बिना तो सांस है ही नहीं। और फिर एसेंशियल फॉर बर्निंग भी, अगर इसकी उपस्थिति नहीं होगी तो फिर आग भी नहीं जल सकती। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट गैस है, सन्स फ्यूल है, सबसे हल्की गैस है, सूर्य का ईंधन भी हमारी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और फिलामेंट किसका बना होता है? वो बना होता है हमारा टंगस्टन का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टंगस्टन का बना हुआ होता है। उसके बाद जो है अगले हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी बताओ, किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये लिखी थी हमारी जवाहरलाल नेहरू ने।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हर ऑप्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। महात्मा गांधी रोड हिंद स्वराज, इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। बाकी इनके बारे में और क्या इन्होंने कहा था ऊपर भी हम देख चुके हैं, देखते रहेंगे आगे। जवाहरलाल नेहरू रोड दिस इन अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर किला जेल में इन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद सरदार पटेल जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको ही पता। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, तो हमारे जापान की जो मुद्रा है वो क्या है, युआन है, येन है, वोन है या बाहत है, बताओ। जापान की जो क्या है मुद्रा, युआन, येन, वोन या बाहत, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, येन। जापान में जो मुद्रा चलती है वो येन चलती है। अब जो बाकी है और यहाँ पर लिख कर दे रखी है, ये कहाँ कहाँ की है। युआन जो है करेंसी ऑफ चाइना की है, और येन करेंसी ऑफ जापान है, वोन जो है करेंसी ऑफ कोरिया की मुद्रा है, वोन है, और वहाँ जो है करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड फिर आ गया, इससे तो एक अलग ही प्यार है, मुझे नहीं आपको। चलो, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की जो राजधानी वो भी यहाँ पे लिख के दें, टोक्यो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड, या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी उसको, पिट्यूटरी होती है उसको, या पेनक्रियाज होती है, या फिर एड्रेनल होती है। हिंदी में थायराइड, पीयूष, अग्नाशय या फिर अधिवृक्क, किसको तो ये कहा जाता है हमारा पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्लैंड। देखते हैं इनके बारे में हर कोई सी के अलग अलग फैक्ट। जो हमारा थायराइड होता है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अपापचय को नियंत्रित करता है, या रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनको नियंत्रित करती है। उसके बाद जो पेनक्रियाज है हमारा, ये सीक्रेट्स इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन का स्राव होता है कहाँ से होता है, वो पेनक्रियाज से होता है। और एड्रेनल ये क्या होता है, प्रोड्यूस फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यह लड़ो या उड़ो वाला जो हार्मोन्स होता है एड्रेनल, कहते हैं ना, मुझे किसी चीज़ को देख के एड्रेनल रिलीज हो गया तो मतलब करो या मरो वाला, बहुत एड्रेनल रिलीज हुआ, जोश में आ जाओ आप, तो वो वाला हार्मोन्स होता है ये एड्रेनल, जिसको रिलीज करता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने बस आपको घबराना नहीं है, आप ये क्वेश्चन करके जाओ, और बाकी जो हम डिटेल एनालिसिस हर शिफ्ट का कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होगे। जिसने नहीं भी देखा तो आप भी उसको 2x पे लगा के एक बार देख लो, वही क्वेश्चन सारे बनने हैं, कुछ भी ज़्यादा बड़ा भारी चेंज नहीं आया। आप आराम से पेपर में जी के फोड़ के आओगे। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी वो किसने की थी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बृहद्रथ, किसने की थी बताओ। ये की थी हमारी किसने, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इनके सबके बारे में। तो जो अशोक है हमारा, अशोक को कहा जाता है ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर स्प्रेड बुद्धिज़्म, इन्होंने बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा विकास किया था, और इनको ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर भी कहा जाता है। तो अशोक ने जो अपने पुत्र को और पुत्री को कहाँ भेजा था बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए, बताओ कमेंट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था धनानंद को टू स्टार्ट द एम्पायर। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है इन्होंने धनानंद को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, या जिसको कौटिल्य भी कहते हैं या फिर विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उनकी सहायता से धनानंद को थ्रोन से हटाया और फिर खुद उस पर थ्रोन पर बैठ गए थे मगध के। बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के जो पुत्र हैं जिनको कहा जाता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हैं अशोक। उसके बाद बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर हैं ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो हमारे मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर हैं वो हैं बृहद्रथ। चाणक्य कौटिल्य वॉज हिज मेंटर, ये यहाँ पे लिखा हो मैंने अभी आप ऊपर भी आपको बता दिया कि चाणक्य या कौटिल्य एक ही इंसान है। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, तो जो लाफिंग गैस होती है हमारी वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, या नाइट्रस ऑक्साइड होती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, या फिर नाइट्रोजन होती है, बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा। ये होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O भी बोलते हैं। N2O इसका सूत्र होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O यूज्ड एन एनेस्थेटिक, या एनेस्थेटिक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। और जो इसकी दुर्गंध वो सुगंध होती है वो एक मधुर सी सुगंध होती है, मीठी मीठी सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये मनाया जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, बताओ 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 बताओ, हाँ ऊपर बताया था ये वाला क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? देखता हूँ कितना ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जनवरी 25 को ये मनाया जाता है हमारा नेशनल वोटर्स डे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जनवरी 25 फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इस इलेक्शन कमीशन को इस दिन फाउंड किया था, इसीलिए इसको नेशनल वोटर डे भी, वो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं इसी दिन। और 26 जनवरी को पता ही है सबको, 15 अगस्त को ये भी पता ही है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपना एडोप्ट किया था, है ना, एडोप्ट कर लिया था, इन्फोर्स किया था 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता। देखो अब ये ना, मैं ये पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, मैंने एक ना बजट की क्लास कराई थी टॉप 50 क्वेश्चन की, वो मैंने पूरी तरीके से ना एक एक क्वेश्चन एक पीपीटी बना के मैंने पढ़ाया था। अभी बस थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है मेरी, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, नहीं तो इतना अच्छा सा कंटेंट आता ना। कंटेंट ये भी अच्छा है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी आती ना कि मतलब जो टॉप एजुकेटर्स हैं ना, जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, वो सेम ही आती है ना। कंटेंट तो हम आपको टॉप क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसकी प्रेजेंटेशन हमारी थोड़ी सी हल्की है, वो भी किस वजह से, थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है, नहीं तो मैं पीपीटी ऐसी तैयार करता जैसी मैंने उस टाइम की थी। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके, टॉप 50 क्वेश्चन की एक मैंने बजट की क्लास करा रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, मुझे बताया था बच्चों ने। तो जो इस, अब कौन सा अगला क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, व्हाट इज़ द या विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन सदर्न इंडिया। तो जो दक्षिण भारत की हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, अनामुडाई है, या फिर महेंद्रगिरी है, या फिर क्या कलसू बाई है? बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी जो हमारी साउथ या सदर्न इंडिया की या सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखते हैं और इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल। तो डोडा बेटा जो है हाईएस्ट इन नीलगिरी हिल्स, जो हमारे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट है पीक, वो है डोडा बेटा। अनामुडाई मैंने बताया हाईएस्ट इन वेस्टर्न घाट एंड सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया। और अगर वेस्टर्न घाट की पूछेगा ना सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है? अनामुडाई है। उसके बाद महेंद्रगिरी जो है इंपॉर्टेंट पीक इन ईस्टर्न घाट। तो जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ऊंची नहीं, सबसे महत्वपूर्ण, वो महेंद्रगिरी है। और ऊंची कौन सी है वो आप कमेंट करके बताइए, क्या यही है ऊंची या फिर इससे कोई अलग है? उसके बाद हमारा कलसूबाई जो है हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हमारी कलसूबाई। तो जो हमारी ये अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी अनाईमुड़ी कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हम अभी 75 क्वेश्चन और दूर हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, आप इसको आसानी से 2x पे लगा के देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये क्लास। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, या फिर रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ? रोम की, तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब जो हमारी रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की टेम्प्रोरी या एसआई मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसे ट्रांसलेट कर दिया। सीपीयू इसका इस्तेमाल डेटा को फास्ट करने के लिए करता है, या कंप्यूटर की एसआई मेमोरी होती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये सेम टू सेम वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर जैसी लाइट गई तो इसमें जो भी डेटा होगा वो अपने आप चला जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है उसके रूप में किसे जाना जाता है? जाना जाता है दादा भाई नेहरू जी को। ऊपर मैंने बताया था क्वेश्चन में भी, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, दादा भाई नेहरू जी। देखते हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अरे ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हो गए, ये ट्रांसलेशन का एरर हो गया, उसने इसको इंग्लिश में ना करके ना इंग्लिश में कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये थोड़ी क्वेश्चन होंगे ऐसे, क्योंकि बाकी तो मैंने सारे अपने देख के लगाए थे क्वेश्चन। इन्हें ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का गौरव भी हासिल है ना। और उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्हें जो है महामना की उपाधि दी गई थी। मैं देखता हूँ कहाँ तक है क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये जो पीडीएफ थी ना, इस पीडीएफ में क्वेश्चन एक इंग्लिश वाली थी, ये इंग्लिश वाली पीडीएफ लग गई है ना। तो इसमें जो हमारी ट्रांसलेशन एरर हुआ है, देखो क्वेश्चन में पूरे 100 लेके आया था, तो मैं अभी फ़िलहाल इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा, इस क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं फ़िलहाल यहीं तक की वीडियो अपलोड करूँगा ये। उसके बाद मैं अगली कंटिन्यूशन में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें ये क्वेश्चन जो है ना, जो आपको इंग्लिश में देखने को मिलने हैं, इसका जो है इंग्लिश और हिंदी वर्जन नहीं है। तो मैं
लेकर आता हूँ इस क्लास को। अभी के लिए हम आप इतनी क्लास देखिए, मैं कल तक इस क्लास को अपलोड कर दूँगा दोबारा से इसका पार्ट 2 बना के। आप अभी तक इतने क्वेश्चन देखिए, बाकी मैं लेकर आता हूँ क्लास में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अगर मैंने प्रॉमिस किया तो मैं आगे की क्लास भी ज़रूर लेकर आऊँगा। कल लेकर आता हूँ मैं ये क्लास, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।